हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने बात की थी एक्ट ऑफ 1919 तक के बारे में। हम आज आगे बढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ का 11वां वीडियो। उसमें आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और गवर्नमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में हम जानते हैं। आइए, साइमन कमीशन जिसने रिव्यू किया था 1990 के रिफॉर्म्स को, उसकी रिकमेंडेशन थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी 1930 से 32 तक, जिसमें दूसरी कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी लंदन गए थे। और तीसरा कम्युनल अवार्ड जो 1932 में दिया गया प्राइम मिनिस्टर एमसी मैकडोनाल्ड के द्वारा, जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट्स को और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक वाइट पेपर भी आया था लंदन में 1933 में, जो भी एक मेन प्रमुख कारण था 1935 के एक्ट का। आइए हम इसके प्रमुख प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई, जो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के बनता था। दूसरा प्रोविज़न क्या था इंपॉर्टेंट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हुई। उन्हें और ज़्यादा प्रोविंशियल को काम करने की आज़ादी मिली, लेकिन सिर्फ उन्हीं मैटर्स पे जो सेंट्रल के लिए स्पेसिफाइड नहीं थे। और आइए तीसरे प्रोविज़न की बात करते हैं। बाईकैमरल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेवल पे कुछ प्रोविंसेस में लाया गया, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यूपी, बिहार और आसाम में। और फिर चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था, डिवीज़न ऑफ पावर्स हुआ। 3 लिस्टें बनाई गई सब्जेक्ट की, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई। और रेसिड्यूरी सब्जेक्ट का कंट्रोल फिर भी अभी वायसराय को ही दिया गया। आइए हम पांचवें प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इसमें वोट देने के अधिकार का और एक्सपेंशन हुआ। अब लगभग 10% पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार मिल गया। उस समय लगभग 3 करोड़ लोग थे। आइए हम छठवें प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इसमें एक फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई, जो 1937 में इस्टेब्लिश भी की गई। हालांकि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फिर भी प्रिवी काउंसिल जो लंदन में थी उसी के पास था। और सातवां प्रोविजन क्या था फ्रेंड्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो था उसका और एक्सटेंशन किया गया। अभी ये वुमेन के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया गया, लेबर्स के लिए भी या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी दिया गया। आइए हम इसके अदर प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। इसमें क्या था, एक पब्लिक सर्विस कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, जो 3 लेवल पे इस्टेब्लिश करने थे। एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सेंट्रल लेवल पे, और प्रोविंशियल जो स्टेट्स में, और एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और 9वां प्रोविज़न क्या था फ्रेंड्स, इसमें एबॉलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया किया गया, जो 1858 के एक्ट में बनी थी इंडियन अफेयर्स को हैंडल करने के लिए। और फिर इसमें प्रोविज़न ऑफ जॉइंट सिटिंग भी लाया गया 10वें प्रोविज़न में 1935 के एक्ट में, जिससे कि दोनों हाउसेज जो थे साथ में बैठ के वो किसी बिल पे जॉइंट सिटिंग करके उसको डिस्कस कर सकते थे। आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की बात करते हैं। इस एक्ट के थ्रू भारत को आज़ादी मिली। और इसके पहले हमने बात की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। इन दोनों घटनाओं के बीच में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे अगस्त ऑफर दिया गया 1940 में। फिर उसी के आसपास फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह किया गया। फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। और उसके बाद फिर कैबिनेट मिशन आया। उसके पहले क्रिप्स मिशन आया 1942 में। और फिर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी हुई 1946 के आसपास। फिर इन सब चीज़ों के बैकग्राउंड में हम और चीज़ें जानते हैं, जैसे कि लगातार स्ट्रगल हो रही थी, वही जो हमने बातें की। क्विट इंडिया मूवमेंट था, कैबिनेट मिशन 1946 का फेलियर था, जो एटली थे जो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, उनका अनाउंसमेंट था 20 फरवरी का, जहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बात हुई थी। और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए माउंटबेटन प्लान था, जो इसको 3 जून प्लान भी हम कहते हैं। आइए हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रोविजंस की बात करते हैं। इसमें ब्रिटिश इंडिया के पार्टीशन की बात की गई, जो 2 सेपरेट डोमिनियंस में पार्टीशन किया जाना था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और दूसरा प्रोविज़न था कि एंड ऑफ ब्रिटिश सॉवरेंटी हुई, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुई टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को, जो दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ थी उनको ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया। अब फिर तीसरा प्रोविज़न क्या था, वायसराय के ऑफिस को अबॉलिश कर दिया गया, और फिर से एक गवर्नर जनरल के ऑफिस को ईस्ट डोमिनियन के लिए इस्टेब्लिश किया गया। चौथा प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ को एम्पावर किया गया कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकें। फिर 5वां प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, बाउंड्रीज डिमार्केशन किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान कैसे कैसे पार्टीशन होगा। उसके लिए एक कमीशन लाया गया सर सिरिल रेडक्लिफ के लीडरशिप में। हम 6वें प्रोविज़न की बात करते हैं फ्रेंड। तो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का, उसको ख़त्म कर दिया गया। और जो
उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो डेलीगेट कर दी गई या उसको सौंप दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को। हम 7वें प्रोविज़न की बात करते हैं फ्रेंड, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की। प्रिंसली स्टेट्स के फेट को खुद डिसाइड करने का अधिकार दिया गया, उन्हें फ्रीडम दिया गया कि किसी एक डोमिनियन को इंडिया पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें या रिमेन इंडिपेंडेंट भी वो बने रह सकते हैं। 8वां इंपॉर्टेंट प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, गवर्नेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ, कुछ नया स्ट्रक्चर आया। एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल किंग ऑफ इंग्लैंड के टाइटल से हटा दिया गया और ब्रिटिश मोनार्क का जो अधिकार था किसी बिल को रिजर्व करने का या किसी भी कानून को वीटो करने का, वो अधिकार ख़त्म कर दिया गया और गवर्नर जनरल को पूरी अथॉरिटी मिल गई किसी भी बिल को असेंट देने की, लेकिन वो भी किस में, हिज मैजेस्टी के नेम से या किंग के नेम पे ही। ठीक है। अब 9वां प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, एक्ट ने अपॉइंट किया गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स को एक कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट के तौर पे, और वो उनको फॉलो करनी थी एडवाइस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसकी। और 10वां प्रोविज़न क्या था और अंतिम प्रोविज़न क्या था फ्रेंड, सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट और पोस्ट रिजर्वेशन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का था उसको डिसकंटिन्यू किया गया और ख़त्म किया गया। तो ये थी हमारी एक्ट की सीरीज़ फ्रेंड्स। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए और कुछ हमें सजेशन दीजिए। हम आगे भी और अपने कंटेंट को बेहतर करते रहेंगे और आपका दिन शुभ हो। हम आगे नई चीज़ों की सीरीज़ आपसे जल्दी लाएंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।